हम फिसल कहां गए। तो जो कौम क़यादत के लिए पैदा हुई थी वो कौम कटोरा लेकर खड़ी हुई, और जो कौम कटोरा लेकर घूम रही थी आज वो कौम साहब इक़्तिदार हो गई। आपको मैं याद दिला दूं, गोरे काले की जंग की तारीख का थोड़ा सा मैंने मुताला किया। स्टेज पर बैठे लोगों की तवज्जो चाहो मुफ्ती साहब। मैं सोचते रहा कि आखिर रातों रात तख्ता पलट कैसे हो गया। जिन गोरों का मैकेनिज्म, जिन गोरों का पॉलिटिकल विल पावर, जिन गोरों की दबंगई और जिन गोरों के कूटनीति से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा था, आखिर वो रातों रात इक़्तिदार से बेदखल क्यों हुए। अब बोलने का वक्त नहीं, काम करने की तारीख तय करनी। मैं तबीब आलम तबीब साहब को मुबारकबाद दूं और आपसे भी गुजारिश करूं, हमारे आपके जिस्म में, बॉडी में, हड्डियों में ताकत नहीं। कोई भी एक छोटी सी स्टील से मेरे हाथों की हड्डियां तोड़ सकता है। किसी का भी सनका हुआ बुलडोजर मेरे मकानों को जमींदोज कर सकता है। कोई भी सरफिरा मेरी आबादी को देखकर आंखें लाल कर सकता है। लेकिन एक एंटीबायोटिक ऐसी है और एक जगह पावर वहां है जहां से हर बीमारी का इलाज यकीनी होता है। उस पावर का नाम है ईवीएम मशीन। उसी ईवीएम मशीन से डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, आईएएस भी, आईपीएस भी, स्कूल भी, कॉलेज भी, इंसाफ भी उसी ईवीएम से निकलता है। हम कहां हैं? तो आइए जरा सा मैं आपको ले चलूं गोरे और कालों के बीच। मुफ्ती साहब, बिल्किस भाई, अच्छा बैठ जाइए, आगे आगे आइए, ठीक है सर। अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है, मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर यासीन अंसारी साहब से भी, तबीब आलम तबीब साहब से भी, कि ईद बाद शवाल के बाद गढ़वा की बारी आएगी और उस इदारे शरीयत तहरीक के एक बाजू की हैसियत से बगैर किसी नजराना किराया के मोहतरम जनाब दिलकश राजवी साहब एक पिलर की तरह हर महाज हर मैदान में खड़े रहे। और हमें खुशी है कि मेरा आलिम बलियारी से किराया तक नहीं मांगा। और हमें फख्र है अपनी कौम के उन जवानों पर कि आज इक़्तिदार में बैठे लोगों को इलेक्शन से पहले मेरी याद आने लगी। जो लोग मार्केट और बाजार में मेरे बच्चों को लावारिस समझते थे, उनकी आंखों में भी होश का सुरमा दिखने लगा और वो महसूस करने लगे हैं कि अब मुसलमान हर का झंडा नहीं उठाएगा। जिस दिन मुसलमान अपनी मिल्लत का झंडा उठा लेगा उस दिन इससे ऊंचा किसी और का झंडा नहीं होगा। और ये तो रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी का एहसान है। उस कादरी फकीर ने महसूस किया था कि भारत में मुस्तकबिल में हमारी नस्लों को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। बुखारी और हदीस पढ़ाने के लिए मदारिस काफी हों, फराइज और फिक़ह पढ़ाने के लिए दारुल उलूम खुले, नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे शरिया का क़याम कर दिया गया। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि ईद बात की बहैसियत कन्वेनर तबीब आलम तबीब साहब, डॉक्टर यासीन साहब की सरपरस्ती में और मुफ्ती मुजाहिद साहब की क़यादत में
और मदनी खान साहब की नियाबत, और ये तो पिलर ही है हमारे, बगैर पिलर के छत काट ले। ये जितने लीडरान हैं पार्टियों पर मैं नहीं जाता, बलियाबी तो इसका कायल है। शायद याद हो मेरे डॉक्टर साहब, एक दौर था जब ये लड़ रहे थे, मैंने फोन करके पूछा था मैं क्या कर दूं जिससे आपको कुछ तकलीफ मिले। आपका बलियाबी अगर जिद पर आ जाए ना, तो उन सफेद पोशों के बदन का एक एक हिस्सा, एक एक पार्ट अलग करके साबित कर दूंगा कि ये सेकुलर नहीं है। अगर ये सेकुलर होते तो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट हमारी औलादों की नहीं आती। हम तो उन्हें ढूंढने निकले हैं तहरीक बेदारी के जरिए कि जिन लोगों ने मेरी नस्लों को डरा करके लोगों को सत्ता में पहुंचाया। मैं उनसे पूछने निकला हूं कि आखिर उर्दू मर कैसे गई, आप थे कहां? हमारे मदरसों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, सब कुछ स्कूल से बेहतर होने के बावजूद भी हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मदारिस को इमदादी क्यों नहीं अब तक किया गया? मैं तो ये ढूंढने निकला हूं। 19% आबादी है झारखंड में मुसलमानों की, लेकिन आज मेरे पास कोई एमयू की शाख नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। माफ करेंगे किसी भी पार्टी के लोग हों, मैं भी किसी पार्टी का हूं, लेकिन पार्ट टाइम हूं। फुल टाइम अपनी मिल्लत और अपने मसलक के लिए हूं। और सभी लोग जानते हैं कि बलियाबी पार्टी के हिसाब से नहीं चलता है, पार्टी को चलना है तो बलियाबी के हिसाब से चलता है। इसलिए कि गौस ख्वाजा और रजा के सदके अल्लाह ने अहले सुन्नत के लोगों के दिलों में जो मोहब्बत और एहतराम दिया है, शान के साथ जीने के लिए वही मुफ्ती आजम का फैजान काफी है। आगे क्या करोगे? गोरे और कालों की जंग की तारीख ढूंढने निकला। आज ये जुनूनी लोग हैं ना, मैं पूछता हूं मुसलमानों, बताओ कौन सा खुतबा या कौन से जलसा है जिसमें मेरा आलिम नहीं कहता कि पढ़ो? लेकिन इस बात को मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि पढ़ने पर जितना जोर मेरे आलिमों ने दिया है, पढ़ाने पर जितना जोर मेरे आलिमों ने दिया है, अगर उसके ज़कात के हिस्से के बराबर भी प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर दे दिए होते, तो जहां हम मदरसों की बिल्डिंगों से हाफिज और कारी निकाल रहे थे, उन्हीं मदरसों की बिल्डिंगों से कोचिंग करके, कोचिंग की तैयारी करके अपने बच्चों को पढ़ाकर जीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी भी कंप्लीट करा सकते थे। ये मेरे पास हमने उन बिल्डिंगों का सही इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ मजहब के काम के लिए इस्तेमाल किया। चैन भी हो, चक्का भी हो, और पहिया सिर्फ एक हो, तो माफ कीजिएगा वो साइकिल सर्कस में दिख सकती है, मार्केट में नहीं। लेकिन चैन भी हो और चक्का दो हो, चैन भी हो और चक्का दो हो, तो वो साइकिल गांव में भी नजर आएगी, वो साइकिल दिल्ली के पार्लियामेंट में भी नजर आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो हम इल्तिजा करेंगे अपने दानिशवरान और लीडरान से, एक चक्का मेरे मदरसों का आलिम बनने को तैयार है, एक चक्का आप बन जाइए, तो हुकूमतों से छीन करके चैन लगाकर अपनी मिल्लत के बच्चों को चला लेने का हुनर रखते हैं। गोरे और काले की जंग का थोड़ा सा हिस्सा मैंने पढ़ा। अल्लाह जुनूनी थे, परेशान थे, जब जी में आवे तब गोरे मकान फूक दे, जब जी में आवे तब गोरे मेरे कालों की बेटियों के साथ आबरूरेजी कर रहे, जब जी में आवे तब गोरे कालों के बच्चों को रोड पर लिंचिंग कर रहे। लेकिन काले चुप थे, हिम्मत और साहस नहीं थी, दफा करने की क्षमता और ताकत नहीं थी, इसलिए कि उन्हें मॉरली इतना डेमोरलाइज करके मार दिया गया था कि वो सहमे सहमे डरे डरे थे, खौफ से निकल नहीं रहे थे। लेकिन इसी माहौल में एक काला ऐसा भी था कि जब मकानात जला दिए जाते थे तो काला जाकर तन्हा चीखता था, तुमने मकान जलाया है, आइन के खिलाफ है, तुमने मेरे बच्चों की लिंचिंग की है, यह जुर्म है।
तुमने घर फूका है, यह अपराध है। लेकिन काले बिरादरी के सहमे हुए, डरे हुए, खौफजदा लोग और कुछ पढ़े लिखे काले लोग उसको पागल डिक्लेयर कर दिए। ये पागल है, इसे ही करते रहते हैं। लेकिन मुंह को लगा हुआ खून रोज गोरों को हिम्मत दे रहा था। पहले शहरों में दुकानें देख के जलाई जाती थी, मुंह को खून लग गया तो अब आबादियां फूकी जाने लगी। और जब कालों के घर और मकान फूके जाते थे तो वही काला जो कालों की हिमायत में लड़ता था, कालों के पिटने और लुटने के बाद जाकर बाजा बजाता था, मिठाई बांटता था। जिनके लिए लड़ता था उन्होंने दिल तोड़ा था, जिनके लिए संघर्ष करता था उन्होंने पागल डिक्लेयर किया, जिनके लिए वो अपने को दांव पे लगा रखा था उन लोगों ने उसे निगलेक्ट किया। तो जब लुटे और पिटे हुए कालों के दरवाजे पर ढोल बजावे, मिठाई बांटे, तो कालों ने पकड़ा और पकड़कर पूछा कि बेटे मेरे मारे गए तो खुश होकर मिठाई बांट रहा? तो उस काले ने कहा यही काम मैं कई सालों से तेरे दरवाजे घूम घूम कर रहा था, तो तुम लोगों ने मुझे पागल डिक्लेयर किया। तब सारे कालों ने मिल करके कहा बोलो करना क्या है? चीखने से नहीं होगा, आज तय कीजिए कि करना क्या है। तब सभी कालों ने जब पूछा कि बोल करना क्या है, तब उस काले ने कहा कि एक पोस्टर लिखो, उसमें मजमून नहीं होगा, सिर्फ एक स्लोगन। अल्लामा मुजाहिद साहब ने बताया मर्जी के लिए नहीं है, लाजमी है, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। काले ने कहा एक पोस्टर लिखो, लोगों ने कहा बोल पोस्टर में क्या लिखे? कहा लिखो क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या करना? सवालिया निशान। और हर आदमी एक एक पोस्टर खुद लिखे, प्रेस में नहीं छपेगा। हर आदमी एक एक पोस्टर लिखे, क्या हम कुछ कर सकते हैं? सवालिया निशान। और रात को सबके दरवाजे पर लगा दो ताकि लोग सुबह उठे, दरवाजा खोले तो पोस्टर पड़े। क्या करना? ये एक दिन का काम नहीं था, 1 घंटे का काम था। 1 घंटे में लोगों ने खुद ही कागज कलम ली, हर आदमी पोस्टर लिखा। गोया पूरे यूरोप के हर कालों के दरवाजे पर यह पोस्टर चिपक गया, क्या हम कुछ कर सकते हैं? अब जो भी पढ़ रहा है क्या हम कुछ कर सकते हैं? सवालिया निशान। तो हर आदमी के दिल से जवाब आता है कि हम क्या नहीं कर सकते, हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। वो कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। 10 दिन के बाद फिर उसी पागल काले ने कहा एक दूसरा पोस्टर लिखो, अगर कुछ कर सकते हैं तो फला तारीख को इतने बजे फला मैदान में इकट्ठा हो जाइए। दूसरा पोस्टर लग गया रातों रात। न कोई माइक, न कोई माइकिंग, न कोई व्हाट्सएप, न कोई फेसबुक, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ नहीं। 2 पन्ने के कागज पर, सिर्फ 2 पन्ने के कागज पर एक बहुत बड़ी आबादी ने अपने वजूद का लोहा मनवा दिया, सिर्फ 2 पन्ने के कागज पर। मैं यही रोककर मुसलमान तेरे ज़मीर की आवाज सुनना चाहता हूं। जब 2 पन्नों के कागज से एक मुल्क में इंकलाब आ सकता है, अगर हम कोर्ट कचहरी और शादियों का खर्च कर दें तो भारत में 3 महीने के अंदर इंकलाब आ सकता है। 3 महीने। और यही हिस्सा है इदारे शरिया की तहरीक-ए-निदारी।
अब जब सभी काले जमा हो गए तो गोरे परेशान, तो कोई खबर नहीं, कोई वायरलेस नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। इतने अचानक इकट्ठा कैसे हो गए? मुफ्ती साहब जिस काले ने तहरीक चलाई थी वो मुहर्रिक एक जगह किनारे चुपचाप बैठा हुआ है, देख रहा तमाशा। तब कुछ बुद्धिजीवी कालों ने कहा बुला तो लिया है कहां? तब लोगों ने कहा ढूंढो। जब ढूंढा गया तो वो मिला तो सामने में एक ऊंचा सा टीला था, स्टेज नहीं था। बोला इस टीले पर हमको चढ़ाओ, अकेले चढ़ेंगे, कोई दूसरा नहीं रहे। उसने कोई लंबी तकरीर नहीं की, उसने उसी 2 पोस्टर की इबारत पढ़ी और पहले पोस्टर की इबारत पढ़ के पूछा क्या आप कुछ कर सकते हैं? क्या आप कुछ कर सकते हैं? तो सारा मजमा बोल पड़ा हां हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसने फिर दोबारा अंदर का ज़मीर जगाया, बोला झूठ बोल रहे हो, कुछ नहीं कर सकते। तो सारा मजमा मुश्तइल होकर बोल पड़ा तुम हुक्म करो, मैं सब कर लूंगा। तब उस काले ने कहा कि तो फिर देर किस बात की, उठो और तख्ता पलटो। ये शान वतन की तहरीक का जलसा नहीं है, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के बदलने की आज बुनियाद है। अगर आप चाहते हो कि हम रोना बंद करें तो गैरों से सबक ले लो। दूसरों का रेपिस्ट, बलात्कारी, लुटेरा, घोटालेबाज लीडर हो सकता है। आबादी 6%, 8%, 2%, 1%। मुसलमान झारखंड को देखने के बाद जी शऊर लोगों के होश उड़ जाते हैं। और यहां जितने लीडरान हैं, मासूम खान साहब, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकला, उंगली निकली है, घी नहीं निकला। लेकिन वही थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है ना, तो बोतल और शीशी की जड़ से निकल आया है। अगर आप चाहते हो कि 2024 से पहले जमीन पर तेरी औलादों के रोशन मुस्तकबिल का सूरज निकल जाए तो सियासत की उंगली थोड़ी सी टेढ़ी कर दो। थोड़ी सी टेढ़ी कर दो। झारखंड का कोई इलाका, कोई चप्पा बचा नहीं है। अलग आंदोलन की लड़ाई में भी कोई और रहे ना रहे, तेरा बलियावी खम ठोक कर था। अल्लामा मुजाहिद साहब जब पहली बार हम रंग आए थे हेलीकॉप्टर से, शिबू सूरज जी थे, सूरज मंडल थे, हम थे। पद यात्रा मैंने की है, पैदल चले, मेरे भी पैरों से खून बहे थे। इसलिए नहीं कि बलियावी को झारखंड से चुनाव लड़ना है या राजनीति करनी, लेकिन एक जुनून था कि अब तक तो हम एक मस्जिद की जंग लड़ रहे हैं, जो यहां का कानूनी लोकल, स्टेट और इलाके का कानून है, जिसको भोरिया कमीशन कहते हैं। उसी वक्त आपके बलियावी ने जो सारे अखबार के फ्रंट की खबर बनी थी, उस वक्त मैंने कहा था कि मुसलमान झारखंड का कोई मक्का मदीना से नहीं आया। जब स्कीमें चला करके लोगों को ऊपर उठाया जाता है तो हमारे बच्चों ने मुल्क से गद्दारी नहीं की। हमारे बच्चों के लिए कौन सी स्कीम है? दलित भाइयों के बच्चे पढ़ ले, हिस्सेदारी मिले, उनके लिए अंबेडकर छात्रावास बना। और जिनको हमने वोट देकर सत्ता में पहुंचाया, उन्होंने मुसलमानों के बच्चों के पढ़ने के लिए जिला में कोई छात्रावास और अकलियती आकामती स्कूल क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि लोगों ने समझ लिया कि इनके लिए मदरसा ही काफी है, इनको मदरसे से निकलने मत दो, इनको मदरसे में उलझा कर रखो। जब ये मदरसे में उलझे हुए रहेंगे तो ये इक़्तिदार की लज्जत से दूर रहेंगे।
और उसकी तोड़ अब हमें हुकूमतों से खैरात के तौर पर नहीं चाहिए। मदरसों की बिल्डिंगों में, मदरसों की इमारतों में हम पार्ट टाइम कोचिंग का इंतजाम कर दें, शादियों का खर्च कम करके, जलसों का खर्च कम करके, सजावटों का खर्च कम करके, गरीब नवाज की छठी और गौसे आजम के लंगर का खर्च कम करके, अगर हम इन्हीं पैसों का खर्च बचा करके कोचिंग का इंतजाम करते हैं तो मदरसों से जहां निकलने वाले हमारे बच्चे सीने में 30 पारा कुरान की हिफ्ज की नेमत लेकर निकलेंगे, वहीं से नीट का रिजल्ट भी लेकर के निकलेंगे, यूपीएससी जीपीएससी। शर्त और जरूरत है कि इसको मैकेनिज्म के तौर पे लिया जाए। इसलिए मैं गुजारिश करूं, शान वतन के जिम्मे अगर सिर्फ जलसा हो तो आइंदा बलियाबी का वक्त बर्बाद मत कीजिएगा। तभी साहब, और आप लोगों के पास अगर बिला वजह का फालतू वक्त हो गया है तो जलसों में मत आइए। और अगर जमीर में जिंदगी है कि नहीं अब हमें कुछ करना है, तो हर गांव के सदर और सेक्रेटरी, हर मदरसे का सदर और सेक्रेटरी, हर अंजुमन का सदर और सेक्रेटरी सर जोड़कर बैठ जाइए और देख लीजिए कि आपके इलाके और जवार में, मैं डॉक्टर यासीन साहब की तवज्जो चाहूंगा, खान साहब की भी तवज्जो चाहूंगा, इंजीनियर साहब की भी, काम बांट दीजिए। मुझे भरोसा है कि मुठिया के चावल से जब हम हजारों की फौज पाल सकते हैं, तो 1 रुपया ज़कात पर अगर हम बढ़ा के निकाल देंगे तो गढ़वा जिला में कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा जहां हम कोचिंग का इंतजाम नहीं कर सकते। लेकिन हमारा आलिम तहरीक तो चला सकता है, फैकल्टी का इंतजाम आपको करना होगा, टीचर का व्यवस्था आपको करना होगा, फकीह और मुहद्दिस, मंतिक और अदब पढ़ाने के लिए मदारिस का में असातिज़ा के लिए मुफ्ती मुजाहिद का इंतखाब काफी है, अव्वल और आखिर है। लेकिन स्पीकिंग, लिटरेचर, मैथ, साइंस, इसके लिए फैकल्टीज का इंतजाम आपको करना होगा। और इसको अगर चाहते हो बड़ी आसानी से कर लेना तो हर गांव से 10-10 नौजवान की टीम खड़ा करो। तहरीक बेदारी के बाद रिजल्ट आने लगा है। आज संथाल परगना के किसी गांव में औकात नहीं है कि कोई डीजे और बाजा और आतिशबाजी के साथ बारात लेके गांव में दाखिल हो जाए, या डिमांड के साथ शादी करे, या शराब के नशे में कोई शौहर अपने घर में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है अपनी कौम की मां बहन बेटियों पर। जब बलियाबी ने ऐलान किया, मां बहन बेटियों, शराबी शौहरों के खाना बनाने के लिए तुम नहीं पैदा ली हो, नमाजी शौहर का खाना बनाने के लिए तुम पैदा ली। हंगामा शुरू है मुफ्ती साहब, सट्टे कैंसिल हो रहे। गिरिडीह के इलाके में बहुत सारे लोग जो डीजे का कारोबार किए थे बेच रहे हैं, ले जाओ उन्हें कोने। इसलिए कि जो कौम, जिस कौम के जवान डीजे की आवाज पर थिरक रहे थे, इदारे शरीया की तहरीक ने उन बच्चों के हाथ को कलम थमाने के लिए तहरीक चला दी है। अब ये नाचे कि नहीं कलम की नोक पर नचाई, ये तहरीक चल पड़ी। इसीलिए मिलते जा करेगा। वक्त ज्यादा हो गया, जोहर का आखिरी वक्त, तकरीरें बहुत होती हैं, होते रहेंगे। अब आहद कीजिए कि काम कब से शुरू करेंगे, रोते ही रहेंगे या कुछ करेंगे? माफ कीजिएगा, सिर्फ रोते रहेंगे ना तो नस्लें सड़ जाएंगी। इसलिए घर में कुछ लोग मैयत के बाद रोते हैं तो कुछ लोग कब्र खोदने का इंतजाम भी करते हैं। अगर आज से आप लग गए और 1 हफ्ते के हर पंचायत में बैठकर मीटिंग कर लिए और हर गांव से एक छोटी सी रकम की फंडिंग हो गई, तो मैं समझता हूं कोई 90 और 30 चला रहा है। गढ़वा में आप शान वतन के जरिए ही सारी तंजीमों को सहयोगी बना करके 100 की स्कीम चला करके पूरे झारखंड में गढ़वा के ईमान वालों का झंडा ऊंचा कर सकते हैं। इसलिए आखिर में मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए इल्तिजा करूंगा। मुफ्ती साहब ने फरमाया हमारे के सर्व शिक्षा अभियान का आगाज हुआ। बलियाबी ने उस वक्त एक लड़ाई लड़ी थी कि सर्व शिक्षा अभियान से मदरसों को जोड़ दो।
इसलिए कि सबसे पुअर और सबसे गरीब तबका मदरसे में आता है। लेकिन इसलिए नहीं लोगों ने जोड़ा कि जब ज़कात की धार इतनी तेज है तो थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाएगा तो मौलवी कुछ भी कर सकता है। इसलिए इसी धार को कमजोर करने के लिए हटाया। जितने पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे लीडरान हैं सब हमारे सर फटे तो फटे, पेट नहीं फटना चाहिए। वैरों से सबक लीजिए। मार्केट में मुफ्ती साहब मैं देखता हूं आस्तीन चढ़ा के बंडी फड़ुवल होता है, लेकिन शाम को देखता हूं कि सब एक ही जगह बैठ के चाय पीते हैं। लेकिन क्या मुसलमान कौम भी जिद्दी है यार। नाली के एक हाथ जमीन के लिए कयामत तक के लिए दुश्मनी पाल कर। इसलिए आज के इस तालीमी मुहिम की बुनियादी इजलास से मैं आपसे आखिरी विनती कर दूं, हो सके तो आज से शुरू कर दो। अगर आपका दुश्मन ही आपका जानी दुश्मन है, आपको बहुत तकलीफ पहुंचाया है, घर जाने के बाद घर बाद में जाना, पहले आप उसके दुश्मन के दरवाजे चले जाना और सलाम करके कहना कि मुझसे जो गलती हुई वो माफ कर दो। सिर्फ इतना कह देना कि मुझसे जो गलती हुई है माफ कर दो। वल्लाही लजीम उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात भर में उसका जमीर उसको इतना मार देगा कि सुबह उसको कोई रस्सी से बांध कर नहीं रोक पाएगा। वो तेरे दरवाजे आकर कहेगा अब हमें भी माफ कर दो। और कोर्ट और कचहरी का जो लफड़ा है उसी दिन खत्म हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अब सुनने की नहीं, आज से कुछ करने की तौफीक अता फरमाए।